हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में देखा ही होगा, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजेंसीज टू टैकल एयर पोल्यूशन इन इंडिया। अब ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा एयर पोल्यूशन इंडिया के लिए, इंडिया की बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीएससी का जो एंगल है वो यहाँ पे दो तरह से निकल के आता है। जो पूछने का तरीका है वो ये है, या तो वो पॉल्यूशन से रिलेटेड पूछते हैं या फिर पॉलिसी से रिलेटेड पूछते हैं। तो आज हम जो पॉलिसी और जो एजेंसी वाला टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप किसी और एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है या जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उससे पहले कुछ एक छोटी सी टाइमलाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो टाइमलाइन अगर आपको आती है या समझ में आती है तो वो आपके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1972 में कुछ होता है, और वो क्या होता है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, 1972 में यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको हम इन जनरल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अब वही एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, इट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो आपस में मिलकर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, जो भी चीज़ें होनी है या जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमको दिखता है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। ठीक है, यहाँ से हमारी कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के कुछ जो एक्ट्स हैं वो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले जो चीज़ हमको देखने को मिलती है वो हमको मिलती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें अगर आप देखें तो अंडर आर्टिकल 48A जिसको इंक्लूड किया गया, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, ये डीपीएसपी का पार्ट है। अब ये जो आर्टिकल है ये क्या बोलता है, ये बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात होने लगी, एनवायरनमेंट की। किसके बाद, एनवायरनमेंट सॉरी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है, दैट इज़ यूनेप। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा एनवायरनमेंट का कोर एरिया है, तो उसको हम कभी बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी एयर पोल्यूशन पे फोकस करते हैं। अब यहाँ से जो अगली चीज़ निकल के आती है दैट इज अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, 51A क्लॉज जी। अगर आप इसको देखते हैं जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, तो अगला जो चेंज हमको दिखता है वो दिखता है, वैसे तो वेरियस प्रोविजंस हैं बट वो फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एयर पोल्यूशन रिलेटेड है। वहीं आप अगर 1972 में देखेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ आती है 1972 में। ठीक है, जो अभी हमारा आज का कंसर्न नहीं है। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें तो 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट हमारा जो एक एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो लेके आते हैं, दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सॉरी कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये कब आता है, 1974 में। अब इसके अंडर में गवर्नमेंट एक बॉडी इस्टेब्लिश करती है जिसका नाम है CPCB। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, अब नेक्स्ट इज 1981। 1981 में क्या होता है, 1981 में गवर्नमेंट सेम एक कंसेप्ट के साथ आती है बट इन द फील्ड ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सॉरी कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट।
1981। अब आप देखेंगे कि 1981 में जो एक्ट आया इसके प्रोविजंस को मर्ज कर दिया जाता है सीपीसीबी के साथ, और कंट्रोल वाटर कंट्रोल बोर्ड के तो ऑलरेडी प्रोविजंस मर्ज थे ही। तो बेसिकली सीपीसीबी को दो काम दिए गए, एक काम क्या था एयर पोल्यूशन को मैनेज करना, और एक काम क्या था वाटर पोल्यूशन को मैनेज करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट 1986 में, जैसे आपको पता ही होगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में ईपीए भी बोलते हैं, ईपीए 1986, उसके जो प्रोविजंस होते हैं उसको भी मर्ज कर देती है, मतलब कुछ प्रोविजंस को मर्ज कर देती है किसके साथ, सीपीसीबी के साथ। वहीं अब जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है 1994 में। 1994 में क्या होता है, 1994 में आपने इसका नाम सुना होगा, नाक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट केम अप विद नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट पहली बार नेशनल एयर क्वालिटी के जो हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनको इंट्रोड्यूस करती है। वहीं अब हम देखें 1998 में, जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 1998 में दिल्ली एनसीआर में काफ़ी पोल्यूशन इंक्रीज हो गया था। तो उसको टैकल डाउन करने के लिए गवर्नमेंट एक अथॉरिटी क्रिएट करती है, बेसिकली एक अनदर बॉडी क्रिएट करती है जिसका नाम था ईपीसीए। ईपीसीए विच मीन्स एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बाद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी थी, ठीक है, जिसका मेन रोल क्या था, दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन मैनेज करना। ओके, वहीं आगे चल के 1998 में ही गवर्नमेंट हमारे जो नाक्स के स्टैंडर्ड्स थे उनको रिवाइज कर देती है। ठीक है, इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो आपको याद रखना है दैट इज़ 2009। ठीक है, 2009 में क्या करती है गवर्नमेंट, नाक्स के स्टैंडर्ड्स को एक और बार रिवाइज करती है, और इसमें इन मेनली PM 2.5, ठीक है, PM 2.5 जो आपने पढ़ाई होगा, PM 2.5 को किस में इंक्लूड कर देती है, नाक्स के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो 2009 वाले ही हैं। ठीक है, तो आपके लिए 2009 इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो हम जब आगे देखते हैं तो आगे हमको एक और अपडेट मिलता है 2014 में। 2014 में जैसे आपको पता है गवर्नमेंट चेंज होती है, एनडीए की गवर्नमेंट आती है, तो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो स्वच्छ भारत अभियान के साथ आती है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी कंट्री में होती है वो ये होती है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को वो रिलीज़ करते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट AQI भी बोलते हैं, AQI। ठीक है, देखिए बेसिकली नाक्स और AQI एक जैसे ही काम करते हैं, बट करने का ये थोड़ा जनरल वे है, जनरल वे में है, आम आदमी के लिए थोड़ा कोशिश की गई कि आम आदमी थोड़ा एयर इंडेक्स को समझ सके। तो जो अगला चेंज जो हमारी पॉलिसी में आता है दैट कम्स इन 2016। ठीक है, इसको मैं अलग स्लाइड पे बताने की कोशिश करता हूँ। इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद अ प्लान नोन एज ग्रैप। ठीक है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आपने सुना भी होगा, खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। ग्रैप स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ये कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जिसको अभी हम फर्दर देखेंगे। ओके, तो ग्रैप के बाद जो अगला मेजर चेंज आता है हमारी पॉलिसी में, या जो अपडेशन आता है दैट कम्स इन 2018। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक ड्राफ्ट प्लान लेके आती है 2018 में, ड्राफ्ट प्लान जिसका नाम था, मतलब जिसका नाम है दैट इज जस्ट
NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 600 करोड़ के बजट के साथ आती है। वो आपके हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है बजट वगैरह, बस इतना याद रखना है, इट वॉज अ ड्राफ्ट विच केम इन 2018। ठीक है, जो फर्दर फाइनलाइज होता है 2019 में। ठीक है, तो 19 में क्या होता है, NCAP स्टार्ट्स इन कंट्री। ठीक है, अब NCAP क्या है ये सब हम कोशिश करेंगे आगे समझने की। तो बेसिकली अभी तक की जो टाइमलाइन है उसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यही है, ये छोटी सी एक टाइमलाइन है, आपको याद रखना है। अगर ये याद रहेगी तो हम चीज़ों को थोड़ा इजीली लिंक कर सकेंगे। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं फर्दर कुछ टॉपिक्स को समझने की जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से जो एक टॉपिक है दैट इज AQI एंड नॉक्स। ठीक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। बेसिकली ये इंडेक्स हैं, इंडेक्सेस हैं जो कि वर्क करते हैं किस पे, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को लेके। ठीक, नॉक्स बेसिकली ये दोनों ही जो हैं वो अंडर CPCB काम करते हैं। ठीक है, बट जैसे जो AQI है वो थोड़ा जनरलाइज है पब्लिक के लिए कि आम आदमी जो है वो इसको समझ सकता है, बट नॉक्स जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। अगर हम देखें इसके पॉल्यूटेंट्स की, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट आर पॉल्यूटेंट्स, जो कि इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स आते हैं। ठीक है, अब AQI के अंदर अगर हम पॉल्यूटेंट की बात करें तो मेजर 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, 8 पॉल्यूटेंट्स। अब इन 8 पॉल्यूटेंट को अगर हम देखें, दे आर लाइक, सबसे पहले तो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, ठीक है, PM 10, देन कम्स NO2, देन कम्स SO2, देन कम्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड नेक्स्ट इज O3, नेक्स्ट इज अमोनिया, एंड नेक्स्ट इज lead, इज PB। ठीक है, तो ये आपको पॉल्यूटेंट्स याद रहने चाहिए बिल्कुल 100%, आपको इसमें से कुछ भी नहीं भूलना है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल पॉल्यूटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी क्या करता है, इन पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनरेट कहाँ से होते हैं या इनका इम्पैक्ट क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वही अगर हम बात करें नॉक्स की, ठीक है, अब नॉक्स में क्या है, नॉक्स में ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे तो हैं ही, ठीक है, प्लस फोर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉक्स में। अब नॉक्स में अगर हम देखें, ये जो 4 देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, ये 8 तो हैं ही, प्लस 4 जो आपको याद होने चाहिए, दे आर लाइक बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक एंड निकल। ठीक है, ये 8 प्लस ये 4, टोटल 12। ठीक है, अब AQI में कितने पॉल्यूटेंट्स काउंट करते हैं, 8, इसमें कितने टोटल 12, ये आपको याद होने चाहिए। और याद रखिए दोनों ही ग्रेडेड सिस्टम्स हैं, लाइक आई मीन ये कलर पैटर्न में दिखाते हैं, लाइक AQI में आप देखें तो आपको मेनली 6 कलर बैंड मिलेगा, 6 कलर बैंड। और वहीं हम नॉक्स को देखें तो उसका भी कुछ ऐसा ही तरीका है स्टैंडर्ड्स को देखने का। ठीक है, अब वहीं अगर आप देखें तो एक और जो स्टैंडर्ड है या जिसको हम बोले एयर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसको हम सफ़र भी बोलते हैं। ठीक है, रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में था। बट आपको एक नॉक्स के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है, दैट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान चल रहा है दैट इज़ नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP, इसके जो मॉनिटरिंग इंडेक्स हैं वो नाक के हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, जो NAMP के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है, दे कंसीडर नॉक्स स्टैंडर्ड्स ओनली। ठीक है, दे डो नॉट कंसीडर दिस। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें 12 है, इसमें 8 है, इसको करे, अगर इसको करे तो बात तो वही आनी है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट CPCB किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक छोटा सा फैक्ट है, इसको याद रखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सफ़र के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि सफ़र आई थिंक यूपीएससी ने AQI और बाकी सारी चीज़ों से पूछा होता है, मे बी सफ़र से पूछ ले। सबसे पहले जो इसकी नोडल एजेंसी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ये फॉल करता है। और जो इसको जो बनाया है वो बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, किसने? पुणे ने, प्लस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में IMD बोलते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इतना याद रखिए कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता यूपीएससी कुछ पूछने वाला है। तो अगली जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ग्रैप। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस टाइमलाइन में बताने की कोशिश करी थी, दिस, एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ इन सारे पॉइंट्स को, ये समझ में आपको इजी रहेगा समझने में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस, चलिए तो हम कोशिश करते हैं ग्रैप को समझने की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इसकी फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ग्रैप बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रैप प्लान के साथ आई क्यों? क्योंकि 2016 में, इन 2016 में MC मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी, जिसके अंतर्गत ग्रैप का गठन हुआ। ठीक है, अब ग्रैप का जो काम है बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिए, ग्रैप है क्या? ग्रैप बेसिकली एक इमरजेंसी प्लान है। सपोज दिल्ली NCR में एकदम से पॉल्यूशन बिगड़ने लग जाता है, या सीवियरिटी लेवल बढ़ रहा है, या ग्रेडेड सिस्टम, बेसिकली ग्रेडेड सिस्टम है। इसमें हो क्या रहा है कि ग्रेड बाय ग्रेड गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो क्या करने की कोशिश करेंगी, उसको टैकल करने की कोशिश करेंगी विद सम एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ये जो ग्रैप है इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस साल प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंड दैट इज CAQM। ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको भी देखेंगे हम, बट इससे पहले हम ग्रैप को देखते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ी चीज़ें समझने में ईजी हो। ठीक है, दिस, देखिए जो ग्रैप है बेसिकली वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कि सपोज अगर मॉडरेट या जस्ट वेट, ठीक है, सपोज जैसे मॉडरेट या पुअर एयर क्वालिटी होती है तो हमको क्या करना है, मतलब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेगी। ठीक है, लाइक जैसे मशीनाइज्ड स्वीपिंग, वॉशिंग ऑफ रोड्स विद वाटर, एनफोर्सिंग बैन ऑफ फायर क्रैकर्स, इंक्रीज स्क्रूनिटी ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन। अब स्टेज 1 जो हमारा इम्प्लीमेंट होता है वो कब होता है? जब हमारा PM इज समवेयर अराउंड, सो नॉट PM, जो पोल्यूशन लेवल है, जो AQI लेवल है दैट इज समवेयर अराउंड 200 to 300। ठीक है, तो स्टेज 1 हमारा कब गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोविजंस का उसके कब इम्प्लीमेंट करेगी? जब AQI लेवल हमारा 200 के या 200 या 300 के बीच में। तो इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे ये सारे फंक्शंस को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। वैसे ही अगर स्टेज 2 होता है
जैसे इसमें एयर क्वालिटी जो हमारी वेरी पुअर हो जाती है तो हमारी गवर्नमेंट बैन कर देगी किसको, डीजल जनरेटर्स को। वही पार्किंग फ्री फॉर सर्च बाय 3-4 टाइम्स, जैसे कि आपने सुना होगा जब पोल्यूशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्या करती है, पार्किंग रेट्स को हाइक कर देती है, ठीक है। वहीं जब स्टेज 3 होगा तो आप देखेंगे स्टेज 3 में ये कुछ इस तरह के चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहीं स्टेज 4 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इतना इसमें एक्सप्लेन करने को कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना है कि 4 स्टेज में डिवाइड करता है, ठीक है। कितनी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, ठीक है। अभी 4 स्टेज कौन सी हैं ये आप यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज NCAP। यहाँ पे हम देखने कुछ बेसिकली इसका गोल क्या है, इनिशियली देयर वर 102 कंट्रीज, बट राइट नाउ 132 कंट्रीज हैं। 20 कंट्रीज को ऐड किया गया था 2019 में, ठीक है। 2019-20 में इनको ऐड किया गया, ठीक है। जैसा हमें आप देख सकते हैं, टू मीट एनुअल एवरेज एम्बिट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या है, इसके गोल है। गोल क्या है इसके, जो हमारे नाक्स के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना, ठीक है। अब मिड टर्म इसका अगर टारगेट देखें तो दैट इज 20-30% जो एयर पोल्यूशन है बाय 2024 उसको रिड्यूस करना। और इसका बेस ईयर क्या है, 2017, मतलब 2017 में जो हमारी एयर के अंदर जो हमारा एक्वेई लेवल था उससे 20-30% डिक्रीज करना, किन में, इन 132 कंट्रीज में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 132 कंट्रीज, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं बाकी सारे इसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको देखने हैं। वहीं अगर हम इसको सपोर्टिंग एजेंसीज देखें, लाइक जो फंडिंग एजेंसीज हैं, दे आर लाइक वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और AFD, ये आपने सब इकोनॉमी में पढ़ाई होगा, स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये कुछ प्राइवेट और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया के साथ साथ कुछ बाहर की कंट्रीज भी हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रैब जो है वो थ्रू आउट द ईयर न्यूज़ में था, और इसको इम्प्लीमेंटिंग जो बॉडी थी दैट इज़ CAQM, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब CAQM क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस जो हमने टाइमलाइन देखी थी उस पर ले आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1998 में एक बॉडी स्टैब्लिश हुई थी फॉर दिल्ली NCR, ठीक है, EPCA, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। रिसेंटली इन 2020 दिस बॉडी वॉज बेसिकली, ये जो बॉडी है इसको रिप्लेस किया CAQM ने, ठीक है। अब CAQM क्या है, CAQM मैंने जैसा आपको बताया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसके बारे में थोड़े कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें जनवरी कुछ महीने की न्यूज़, कुछ महीने पहले की न्यूज़ है कि CAQM ने बैन किया किसको, कोल को। कहाँ पे, दिल्ली NCR में, दिल्ली NCR में, कि मतलब 1 जैन 2023 से कोई भी कोयले का यूज़ नहीं करेगा। कहाँ पे, दिल्ली NCR में। ये किस ऑर्डर किसका था, CAQM का, ठीक है। तो इसलिए CAQM बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस मैंने जैसे आपको बताया, ये जो किसको इसने रिप्लेस किया है, EPCA को, EPCA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कभी कभी UPSC ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब इसका जो मेन काम है वो क्या है, दिल्ली NCR का जो पोल्यूशन है उसको टैकल करना। तो बेसिकली इसके जो पावर्स एंड जो फंक्शंस हैं वो भी किसके आसपास इवॉल्व करते हैं, दिल्ली NCR के पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस जारी करता है किन स्टेट्स को, लाइक दिल्ली जो UT है, हरियाणा, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है, UP मेनली वेस्टर्न UP,
ठीक है, राजस्थान एंड पंजाब। क्योंकि जो मेन सोर्स आप देखेंगे दिल्ली पोल्यूशन का, इन केस ऑफ पराली जिसको हम स्टबल भी बोलते हैं, वो इन्हीं से होके गुजरता है, तो इसीलिए इसकी अथॉरिटी इन स्टेट से भी बिलोंग करती है। तो याद रखिएगा अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो इसकी जो अथॉरिटी है वो इन स्टेट्स में भी बिलोंग करती है। तो वहीं अगर और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कुछ पैरामीटर सेट करता है रिलेटेड टू दिल्ली एयर पोल्यूशन, ठीक है, और जितने भी स्टेट्स हैं इनको गाइडलाइंस जारी कर सकता है। प्लस अगर सपोज मान के चलिए अगर कोई वायलेटर है, ठीक है, वायलेटर कौन हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हब हो सकता है। अगर वो वायलेट कर रहा है नॉर्म्स किसके, हमारे एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको, तो जो हमारा CQM है वो उनको पनिश कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चीज़ है। बस इतना याद रखिएगा कि जो इसका जो फोकस्ड एरिया है दैट इज़ दिल्ली NCR और उसके आसपास के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। वहीं अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, अब इसके कंपोजिशन में अगर हम देखें, अगर इसके जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन कौन है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे अधिकारी जो कि सेक्रेटरी रैंक के हैं। कौन, सेक्रेटरी रैंक के। तो आइए आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ठीक है। और इन जनरल इसके जो बाकी जो अधिकारी हैं वो अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं। अगर हम एज की बात करें, जो एज रिक्वायरमेंट है या जो रिटायरमेंट एज है दैट इज़ 3 इयर्स और 70 इयर्स। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, या तो उनका 3 साल का टर्म पूरा हो गया हो या उनकी एज 70 हो गई हो, तो ये उसका टेन्योर है। किसका, चेयरपर्सन ऑफ, दिस इज टेन्योर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें याद हैं। और हाँ, इनको जो हेल्प करता है, जो इनको जो मॉनिटरिंग करने में जो हेल्प करते हैं दैट इज़, जिसकी हेल्प लेते हैं दैट इज़ CPCB एंड इसरो, ठीक है। इसरो सैटेलाइट इमेजिंग से कोशिश करता है गाइड करने की, किसको, CAQM को, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये पसंद आए, और जितना मेरा अनुमान है UPSC इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना ही देगा। बस इतना याद रखिएगा कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया 72 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे यूनेप क्या डेवलपमेंट या स्थापना होती है। वहीं फिर हमने देखा वाटर प्रिवेंशन एक्ट हमारा आता है जो कि CPCB से मर्ज होता है। फिर हमारा एयर प्रिवेंशन एक्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट आता है, वो हमारा CPCB से मर्ज होता है। वहीं हम जब नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारा नाक्स जैसे हमने देखा, नाक्स के बारे में हमने थोड़ा जाना। EPCA के बारे में इतना EPCA इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब थोड़ा ये स्क्रैप कर दिया गवर्नमेंट ने इसको। वहीं हमारा AQI मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।